जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके पहले हम दो वीडियो पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक पढ़े हैं संविधान का गठन और दूसरा संविधान की परिभाषा। आज हम देखेंगे मेरे दोस्त संविधान का उद्देश्य एवं प्रयोग। मेरे दोस्त, हमें समझ नहीं आता है कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। यदि एक भी आदमी मेरे चैनल से पढ़ रहा हो, यूट्यूब चैनल से, तो आप कमेंट कर दीजिए। एक भी आदमी अगर पूरा पूरा देख रहा होगा वीडियो, तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऐसे लगेगा कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर अंत में जाकर वीडियो बनाना छोड़ ही दूंगा। ठीक है, तो आप यदि मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आप बताइए कि मैं आपसे पढ़ता हूँ सर। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ कमी लगे तो उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए संविधान का आज हम उद्देश्य देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अवधारणा, अर्थ, परिभाषा देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे उद्देश्य के बारे में। देखिए, सरकार के अंगों का सृजन करना, मतलब के सरकार के जो तीन है अंग है, मैंने बताया था ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसको सृजन करना यानी निरंतर रूप से चलाना। ठीक है, कौन कौन? जैसे विधान पालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि, इन सबको क्या करता है? ये चलाता है। इनका उद्देश्य है संविधान को, संविधान का क्या है? उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट देखिए, सरकार के अंगों की शक्तियों, कर्तव्यों, दायित्व आदि का बोध कराना कि आपका शक्ति कितना है, आपका कर्तव्य क्या है और आपका दायित्व क्या है। इन सभी चीजों का निर्धारित कराता है कौन? संविधान। कौन कराता है? संविधान कराता है। इसके आगे देखते हैं मेरे दोस्त, सरकार के सभी अंगों के बीच संबंध को स्पष्ट करना। मेरे दोस्त, ये सभी अंग को, जैसे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों अंगों को ये एक दूसरे से रिलेट कराता है कि एक दूसरे के बिना कोई मतलब सफल नहीं है। तो तीनों अंगों को ये क्या करता है? संबंध स्थापित कराता है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों एवं नीति निर्देशक तत्व आदि का उल्लेख कराना। जितने भी हमारे नागरिक है भारत देश में, उनको क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार जानिए कि आपके पास कौन कौन सा अधिकार है। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्या है और ये किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार, उसके बाद में मौलिक कर्तव्य क्या है, ये भी आपका कब आएगा, किस अनुच्छेद में आएगा। तो ऐसे बता देते हैं कि 51 के कॉम में आता है 11 मौलिक कर्तव्य है और ये 12 से 35 तक आपका मौलिक अधिकार है। उसके बाद में आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में सरकार के द्वारा किया हुआ कार्यों के बारे में दिखाता है। ठीक है, अगर सरकार सही है तो आप फिर 5 साल पर चुनिए, यदि सरकार खराब है तो उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में दिखाता है कि आपके लिए कौन कौन सा बेनिफिट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको समझ में आ गया कि नागरिकों के क्या दिलाना है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कराना। ये सब किनका उद्देश्य है? तो मेरे दोस्त, संविधान का उद्देश्य है। तो आप समझ गए कि संविधान का उद्देश्य क्या है। एक तो सृजन करता है विधायिक, विधान पालिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को। उसके बाद में शक्ति, कर्तव्य और दायित्व का निर्धारण करता है। उसके बाद तीनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। उसके साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए। अब हम इसका प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, किस चीज का प्रयोग? संविधान का प्रयोग। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यानी यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? एथेंस यानी यूनान में हुआ। तो सबसे पहले कह रहा है संविधान का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो एथेंस में यानी यूनान में हुआ था। लेकिन आधुनिक युग में यूएसए का संविधान, किसका मेरे दोस्त? आधुनिक युग में यूएसए का संविधान जो बना, जो लिखित रूप में था। लिखित रूप में किसका था? तो यूएसए का। लेकिन सर्वप्रथम किसका निर्माण हुआ था? तो एथेंस यानी यूनान वाला। ठीक है, लेकिन लिखित पूछेगा तो आप कहिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्त? इंग्लैंड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है। इंग्लैंड को संसदीय सरकार का क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान कहा जाता है। एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक
सरकार का जन्मदाता मानते हैं। देखिए, यूएसए को क्या कहते हैं? सरकार का जन्मदाता मानते हैं, ठीक है। तथा स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी माना जाता है, यानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट पॉइंट में याद रखना है, छोटा छोटा एग्जाम में तो नहीं, लेकिन आपको मतलब आप बीपीएससी आईएएस लेवल के एग्जाम देते हैं, यूपीएससी लेवल का देते हैं, तो उसमें आप पूछ सकता है कि स्विट्जरलैंड को कौन सा किसकी जननी कहा जाता है? तो गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। और अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। किसको कहा जाता है जन्मदाता? संयुक्त राज्य अमेरिका को। और इंग्लैंड में संसदीय सरकार का उद्गम कहा जाता है। इंग्लैंड को संसदीय सरकार का क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम प्रयोग भी देख लिए, ठीक है। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि पढ़ रहे होंगे तो लगातार 2-2, 3-3 वीडियो बनाते जाऊंगा 4-4 को, ताकि आपका पढ़ाई बिना कोचिंग के निःशुल्क हो जाए और पीडीएफ के भी जरूरत ना पड़े। तो ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद,